स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 11 प्रकाश का परावर्तन में आगे का प्रश्न देखेंगे, समझेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे की किरणाकृति बनाने के लिए। तो हमारे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 9 देख रहे थे, जिसको हमने आधे पर रोका था। अब उसी क्वेश्चन 9 का आगे का भाग देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या था कि गोली दर्पण का हमें आकृति बनाना है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम जो किरणाकृति सीखने वाले हो अवतल दर्पण के ज़्यादा किरणाकृति है, तो उसको पहले हम समझ रहे हैं डायग्राम बना के। तो ये जो आकृति बनाई हो उसमें तुम्हें संबंधित चिन्ह और संकेत दर्शाना भी है और परिभाषित भी करना है। तो ये अवतल दर्पण कैसे बनाया गया है, इसके पिछले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ कि हमें इस रेखा खींचकर, मुख्य अक्ष खींचकर उस पर केंद्र मान लेना है। केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बना लेना है। जब अर्धवृत्त इस रेखा को बीच में काटे, ऐसे आधा भाग उसका ऊपर हो आधा भाग नीचे हो, अर्थात ये दोनों भाग समान हो, तो गोली पृष्ठ के मध्य को हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और पोल और केंद्र के, ये वक्रता केंद्र के मध्य को हम मुख्य नाभि कहते हैं। और सीपी अर्थात वक्रता केंद्र और पोल की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये सब बातें हम यहाँ पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। ये ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। अब आगे का भाग हम परिभाषा इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 2 3 हो चुका है, चौथा हम यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यहाँ लिखा भी है। तो मुख्य अक्ष किसको जोड़ता है, गोली दर्पण के सी तथा पी से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये सी क्या है, सी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है कि वो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और पोल क्या है, गोली दर्पण के पृष्ठभाग के मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। तो ये सी और पी को मिलाते हुए, जो सी और पी को मिलाते हुए जो रेखा जाती है वो रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है मुख्य नाभि। मुख्य नाभि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए दो दर्पण का अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो मुख्य नाभि में ही दो भाग परिभाषा का हो जा रहा है, वो ध्यान से हेडिंग डालना है। पहला भाग आ रहा है अवतल दर्पण का मुख्य नाभि। मुख्य नाभि का संकेत है एफ, फोकल पॉइंट कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसका कैपिटल एफ लिया है और एक स्मॉल एफ भी आएगा, इसलिए ध्यान से लिखते समय ये ध्यान देना है कि यहाँ कैपिटल हो मुख्य नाभि का। तो इसमें अवतल दर्पण में क्या बताया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के सम्मुख मुख्य अक्ष के विशिष्ट बिंदु F पर एकत्रित होते हैं। उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य नाभि कहते हैं। अर्थात यहाँ से ये किरणें, यहाँ बोला है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये समांतर आने वाली किरणें ऐसी हैं, आएंगी, फिर परावर्तित होकर ये जाके इस बिंदु से गुजरती हैं। तो एक के साथ हुआ, दूसरा किरण आएगा वो भी इस बिंदु से जाएगा, यहाँ से भी हम तीसरा किरण ले जाएंगे, परावर्तित इधर से जाएगा, यहाँ से लेंगे तो वो भी परावर्तित होकर इधर से जाएगा। अर्थात दर्पण के सम्मुख भाग में, ये दर्पण है उसके सामने मुख्य अक्ष के जिस विशिष्ट बिंदु F पर मिलती है, ये मिल रही है किरणें, एकत्रित होती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो मैंने अंडरलाइन किया है कि हमें दो बात खास बोलना है। दर्पण के सम्मुख मुख्य अक्ष के विशिष्ट बिंदु पर, जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य नाभि कहते हैं। तो ये जो अंडरलाइन किया गया ना, ये पॉइंट जरूर ध्यान देना, यही खास बात है अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण का मुख्य नाभि क्या है, तो इसको भी डायग्राम के साथ हम बाद में समझेंगे। फिलहाल यहाँ मैं बता देती हूँ कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे जो उत्तल होता है वो इस तरह से यहाँ बनता है, इस तरह से। तो यहाँ से जो किरणें आई हैं, किरणें आती हैं, तो ये दर्पण का यहाँ पिछला भाग यहाँ है, ये दर्पण का आगे भाग है, तो ये पिछले भाग। तो वह उत्तल दर्पण में जो किरणें होती हैं दर्पण के पीछे जाके मुख्य अक्ष के
एक विशिष्ट बिंदु पर मिलती हुई नजर आती है या आती हुई नजर आती है, ऐसे बिंदु को उस उत्तल दर्पण का मुख्य नाभिक कहते हैं। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे, याद रखना है उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे, ये पीछे वाला भाग है और ये सम्मुख वाला भाग है, तो दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के विशिष्ट बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य नाभिक कहते हैं। तो ये हम लोग बाद में समझेंगे। यहाँ जो डायग्राम बना है अवतल का है, तो इसको डिटेल में जब मैं उत्तल का बताऊंगी तो उसमें ये फिर से एक बार समझा देंगे कि कैसे वे विशिष्ट बिंदु पर जाकर दर्पण के पीछे ये किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी वहाँ इकट्ठा होती हैं और ऐसे लग रहा है कि वहां से आ रही है। नेक्स्ट है नाभ्यांतर, अगला 6वां पॉइंट है, जो हमने 6 परिभाषाएं यहाँ पढ़ ली हैं। 6 इंपॉर्टेंट चिन्ह और संकेत हैं इस गोली दर्पण के, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो आखिरी 6वां हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ और इसे दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से तो हमने मुख्य नाभि दर्शाया, इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं, इसे एफ द्वारा दर्शाते हैं। देखा आपने यहाँ डायग्राम में भी बना हुआ है ग्रीन खंडित लाइन से, एफ और पी के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ या नाभ्यांतर कहते हैं। तो गोली दर्पण के मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। तो इतना आसान से ये परिभाषा है। और नाभ्यांतर का त्रिज्या से क्या संबंध होता है कि जो नाभ्यांतर होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है, लिख लेना है, सवालों में उपयोगी होगा। r/2। तो इस तरह से हमने गोली दर्पण के जो भी महत्वपूर्ण चिन्ह थे, जो उत्तल और अवतल में आवश्यक हैं, वो सब हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, यहाँ दर्शा भी लिया है। आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना है। जब समझ लोगे तभी हम अच्छे से आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की किरणाकृति बना पाएंगे। तो अच्छे से ये लिख लीजिए। थैंक यू।